तो अब आपका दूसरा अगला टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू। ओके, और जुडिशियल ओवररीच, ये कुछ इंटर रिलेटेड टर्म्स है। एक है जुडिशियल रिव्यू हो गया, जुडिशियल ओवररीच हो गया, जुडिशियल एक्टिविज़म हो गया, या फिर जुडिशियल एडवेंचरिज्म हो गया। ठीक है, तो ये तीन इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। आप अगर एक चीज़ में क्वेश्चन आता है तो आप इंटर चेंज कर सकते हो पॉइंट्स। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल ओवररीच में थोड़ा सा फ़र्क है। जुडिशियल रिव्यू एक डॉक्ट्रीन है एंड जुडिशियल ओवररीच इज़ अ कंसिक्वेंस ऑफ दिस डॉक्ट्रीन। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, बट बहुत सिमिलर है, तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ जुडिशियल रिव्यू, डेफिनेशन इसकी देखते हैं। पावर ऑफ द जुडिशरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन, दोनों प्लस। ठीक है, लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव एक्शन। इन आर कोयलो केस, कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस, जुडिशियल रिव्यू वाज मेड पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू पे अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो दो इंट्रो बन सकते हैं। एक तो आप एक केस दे दो, इट्स एन इम्पॉर्टेंट केस, ये आपको पता होना चाहिए, आर कोयलो केस। ठीक है, ये बेसिकली इस केस में बोला था, ये 9 शेड्यूल से रिलेटेड केस था। अगर आपको थोड़ा सा रिकैप करना है तो हमने 31A-B-C पढ़ा था। ठीक है, उसमें 31B में लिखा था कि अगर किसी लॉ को हमने 9 शेड्यूल में डाल दिया देन इट कैन इफेक्टिवली वायलेट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये 31A-B-C कब यूज़ होते हैं, जब DPSP वर्सेस फंडामेंटल राइट्स का केस हमने पढ़ा था। ठीक है, तो 31B ने ये बोला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 शेड्यूल में डालने से आप जुडिशियल रिव्यू से नहीं बच सकते, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज़ पार्ट ऑफ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सोर्सेज क्या हैं इसके, सबसे पहले है आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि एनी लॉ दैट वायलेट्स पार्ट 3 विल बी मेड वॉइड। ठीक है, इसमें याद करने की बात है कि लॉ डज नॉट इंक्लूड अमेंडमेंट। ठीक है, तो इस लूपहोल को भरने के लिए आया केशवानंद भारती केस, इन विच doctrine of basic structure was introduced. According to this doctrine, the parliament is allowed, parliament is allowed to amend the constitution as long as it does not violate the basic structure or essential features of the constitution. तो पहला हो गया आपका आर्टिकल 13। ठीक है, दूसरा हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सोर्सेज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तीसरा है मेनका गांधी केस। अगर आपको थोड़ा सा याद करना है तो आर्टिकल 21 जब हम पढ़ रहे थे तो दो इम्पॉर्टेंट केसेस थे, AK गोपालन केस एंड मेनका गांधी केस। ठीक है, आर्टिकल 21 में एक फ्रेज है दैट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन में ये दो केसेस बने थे, AK गोपालन और मेनका गांधी। इसमें ये 1950s में था केस, ये 1978 में था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है इज़ ओनली लिमिटेड टू एग्जीक्यूटिव एक्शन। ठीक है, मेनका गांधी के केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था और जुडिशियल रिव्यू का स्कोप लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव एक्शन तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, ये आर्टिकल 21 में पढ़ा, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से इसको देख लो। फिर चौथा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर देन पार्लियामेंट।
ओके, ये सब। फिर आता है पांचवा 142। आर्टिकल 142 इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर जिसमें द सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट टू exercise of jurisdiction necessary for complete justice. Again it's a wide ranging power और इसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कहीं भी ले जा सकता है, ठीक है। तो 142 इस वजह से बहुत क्या कहते हैं ब्रॉड पावर है जिसमें जुडिशियल रिव्यू भी आती है। फिर आर्टिकल 32 हमने पढ़ा, ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन। एंड आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट का है, entrust the roles of the protector of fundamental rights to the Supreme Court and High Court, ठीक है। then there is appeals by special leave 136। ये कहीं किसी भी कोर्ट में और किसी भी लॉ के लिए अप्लाई हो सकता है if the Supreme Court wants। again a very broad power, a very discretionary power जिसको सुप्रीम कोर्ट यूज़ कर सकता है in exercising judicial review, ठीक है। तो ये इसके पॉसिबल सोर्सेज है। मेन सोर्सेज का आर्टिकल 13 बेसिक स्ट्रक्चर, ओके, और ये मेनका गांधी केस जिसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव स्क्रूटनी का इंट्रोड्यूस कराया था। फिर इम्पोर्टेंस क्या है जुडिशियल रिव्यू की? इम्पोर्टेंस टू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर देन पार्लियामेंट एंड हेंस द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट नीड्स टू बी चेक्ड। और ये चेक कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। बट जुडिशरी कैसे करेगी? थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो आर्टिकल 13 के अंडर जो फंडामेंटल राइट्स है या फेडरल फीचर्स हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो चेंज नहीं होने चाहिए, राइट। फेडरल फीचर्स हो गया या फंडामेंटल राइट्स हो गई, इसको चेंज नहीं होने देता टू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन द सेकेंड इज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ओके। अगेन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस जो डॉक्ट्रिन है, इसके अकॉर्डिंग जुडिशरी को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की पावर को चेक में रखना इज़ इट्स मैंडेट, ठीक है। जैसे हमने देखा कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए चेक्स एंड बैलेंस चाहिए। कभी कभी आर्बिट्रेरीनेस होती है, कभी कभी फॉर एग्जांपल सेडिशन केसेस में द एग्जीक्यूटिव बिकम्स मोर पावरफुल इमरजेंसी के टाइम पर, ठीक है। तो ये इनको अपने दायरे पे रखे, इसलिए जुडिशरी का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन डायनामिक, तो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एडजस्टेड टू मीट द नीड्स ऑफ टाइम, ठीक है। जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं और जो सल्यूशन है और जो रियलिटीज़ ऑफ वर्ड है वो कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो जो इंटरप्रिटेशन होता है वो भी कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे केसेस, AK गोपालन केस ही देख लो, उसका जो इंटरप्रिटेशन था वाज ओवरटर्न इन मेनका गांधी केस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, इस बीच इमरजेंसी हो गई थी, राइट। सो इट वाज नेसेसरी फॉर जुडिशरी टू प्ले अ मोर प्रोएक्टिव रोल। और जो जैसे जैसे नीड्स ऑफ टाइम चेंज होते गए वैसे वैसे इंटरप्रिटेशन भी चेंज हो गया। और ये डायनामिज्म कैसे मिलता है? थ्रू जुडिशियल रिव्यू, ओके। इट कैन रिव्यू द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस एनी टाइम एनीवेयर। चैलेंजेस क्या हैं? एक चैलेंजेस आता है इसमें जुडिशियल ओवररीच का। व्हाट इज़ जुडिशियल ओवररीच? ओके, देखो जुडिशियल रिव्यू की पावर इज़ नॉट वेरी वेल डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बट कभी कभी जुडिशरी कुछ ज़्यादा ही जोश में आ जाती है एंड इट एक्सीड्स इट्स जुरिसडिक्शन, ठीक है। इसको अभी हम देखो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो याद रखो। सेकेंड इज मोर बर्डन ऑन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जब जुडिशियल
रिव्यू की वजह से जुडिशल एडवेंचरिज्म होता है, मीनिंग जुडिशरी बिगिंस टू टेक प्रोएक्टिव रोल इन डे टू डे डीलिंग्स ऑफ द कंट्री। जुडिशल एडवेंचरिज्म इधर उधर के केस लेना शुरू कर जाते हैं, देन बर्डन ऑन सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी एज अ होल में बर्डन हो जाता है। ठीक है, इस वजह से क्या कंसिक्वेंस होते हैं, एक तो जुडिशरी इनएफिशिएंट हो जाती है, प्लस पेंडिंग केसेस होते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंस है इसका कि इम्पॉर्टेंट जजमेंट डिसाइडेड बाय स्मॉलर बेंचेस। अगर आपको याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब 5 मेंबर बेंच फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि 2 मेंबर बेंच ही डिसाइड कर दे रहे हैं, और एक छोटी बेंच डिसाइडिंग ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इज़ नॉट वेरी वेल रिसीव्ड बाय द पब्लिक। अगर आप देखें सुरेश कुमार कौशल एग्जाम्पल है एक वर्सेस नास फाउंडेशन केस, इसमें सेक्शन 377 जो क्रिमिनलाइजेस सेम सेक्स इंटरकोर्स, ठीक है, उसको इसने अपहेल्ड कर दिया था, उसको बाद में ओवरटर्न करना पड़ा, बट इस केस में इट क्रिमिनलाइज्ड गे एंड लेस्बियन सेक्स, ओके, एंड इट वाज नॉट अ वेरी गुड डे फॉर इंडियन जुडिशरी। तो ये जो इंस्टेंसेस होते हैं इस वजह से होते हैं क्योंकि बर्डन बढ़ जाता है सुप्रीम कोर्ट में। थर्ड इज़ लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ इन सर्टेन केसेस। ठीक है, अब जब आप जुडिशियल रिव्यू का स्कोप इतना ज़्यादा है कि इट इज़ एवरीथिंग अंडर द सन रिलेटेड टू इंडियन लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव एक्शन, बट जुडिशरी के पास इतना नॉलेज नहीं है कि उसको फाइनेंस की भी नॉलेज हो, उसको इन्वायरमेंट की भी नॉलेज हो, उसको डिफेंस रिलेटेड चीज़ें की भी नॉलेज हो, तो लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ इसमें दिखती है। देन एम्बिगस नेचर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो अगेन जुडिशियल रिव्यू इज़ नॉट वेरी वेल डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो उसके सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन, वो अपने आप में ही इतनी वेग है कि जुडिशरी के पास अनप्रेसिडेंटेड पावर हो जाती है। ओके, एग्जाम्पल ओवरटर्निंग द डिसीजन ऑफ द लेजिस्लेचर इलेक्टेड बॉडी बाय NGAC केस। अगेन अगर लेजिस्लेटिव बॉडी है, these are representative of the people, right? These are the true representative. Judiciary is not an elected body, but अगर नॉन इलेक्टेड बॉडी इलेक्टेड बॉडी को ओवर पावर करने के काबिलियत रखती है, देन इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर डेमोक्रेसी, राइट? एक चेक्स एंड बैलेंस है और एक हिंड्रेंस होना इन द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर है। तो देयर इज़ अ फाइन लाइन एंड समटाइम दिस गेट्स ब्रीच्ड। फिर लिमिट्स फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव और कॉस्ट ओवररन। अगेन जैसे इन्वायरमेंट केस में बहुत होता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, और बिकॉज of judicial adventurism in which the Supreme Court decides to take every case, okay, even if it is not needed. आपने देखा होगा कभी कभी GST के वो देखते हैं कि GST सेस कितना लगना चाहिए, किस में क्या, तो कभी कभी बहुत एब्सर्ड केसेस सुनने लग जाते हैं ये लोग, ठीक है, और इससे क्या होता है, प्रोजेक्ट डिलेड होते हैं, कॉस्ट ओवररन होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ती है। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, जो हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है, उसमें सबसे पुअर परफॉर्मेंस हमारी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में होती है, ठीक है। तो ये इसके चैलेंजेस हैं। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम? जुडिशियल रिव्यू इज essential in maintaining the constitutional supremacy. It is part of basic structure of the constitution, ठीक है। However, care must be taken by the judiciary that judicial review does not lead to judicial overreach, ठीक है। जुडिशरी की भी एक लिमिटेशन है जिसको ब्रीच नहीं होने देना चाहिए। तो ये था हमारा जुडिशियल रिव्यू। अब दूसरा टॉपिक है जुडिशियल ओवररीच या एक्टिविज़म। देखो, एक्टिविज़म, ओवररीच और एडवेंचरिज्म ये जनरली टर्म यूज़ करते हैं जब जुडिशरी एक्सीड्स इट्स क्या कहना चाहिए, कैपेबिलिटीज़,
ठीक है, या एक्सीड्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आप जब भी इस पे क्वेश्चन आएगा तब आप इंटरचेंज कर लेना पॉइंट्स। तो ये जुडिशल एक्टिविज्म की डेफिनेशन है, डिनोट्स द प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय द जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोमोशन ऑफ जस्टिस इन अ सोसाइटी। मीन्स एक जुडिशरी बॉर्डर लाइन सोशल रिफॉर्मर की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। ठीक है, इवोल्यूशन कैसे हुआ ये फेज़ का? इवोल्यूशन इस तरह से हुआ, देखो जब 1950s में इट वाज अ वेरी पैसिव फेस। एग्जांपल ए के गोपालन केस, और उसमें जो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का इंटरप्रिटेशन था कि खाली एग्जीक्यूटिव एक्शन की स्क्रूटनी होगी, क्योंकि इसमें बिलीव थी कि सुप्रीम कोर्ट का काम इज़ ओनली इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। ठीक है, लॉ कैसा है उसको जज करना उनका काम नहीं है, लेकिन अगर लॉ जो भी कहता है उसके अकॉर्डिंग अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन है, भले लॉ इज़ नॉट fulfilling the ideals of our constitution, but executive action is according to the law, then this will be a valid action। ठीक है, तो इसमें खाली इंटरप्रिटेशन करता था। फिर एक्टिविज्म फेज में आया 1970s में, क्योंकि इसी दौरान इमरजेंसी वगैरह हो रही थी, प्लस अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग। ठीक है, तो मोर एक्टिव पार्ट इन चेकिंग पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। केशवानंद भारती केस हुआ, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई। मेनका गांधी केस हुआ, इसमें प्रोसीजर दैट इज जस्ट एंड रीजनेबल, मीनिंग जो लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव एक्शन दोनों की स्क्रूटनी शुरू हो गई। ठीक है, जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को ये बोला गया कि प्रोसीजर ऑल्सो हैज़ टू बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी, तो जुडिशरी बिकेम रिजल्ट ओरिएंटेड। इस केस में एडवेंचरिज्म और ओवर रीच, तो बहुत बॉर्डर लाइन सोशल रिफॉर्मर टाइप बनना शुरू हो गया, एंड इन केसेस में ओवर रीच होने लग गया। फॉर एग्जांपल लिकर शॉप्स को बैन कर दिया हाईवेज में, या फिर फायर क्रैकर बैंक, विदाउट रियलाइजिंग कि इसका इम्पैक्ट खाली डायरेक्ट एक्टिविटीज़ में नहीं होता, इनडायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, इनका जो जॉब प्रोवाइड करते हैं ये लोग, प्लस इसकी जो डाउनस्ट्रीम पूरी इंडस्ट्री है, ठीक है, सब इफ़ेक्ट होते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने सुमो मोटो एक्शन लिया कि हमें हाईवे पे लिकर बैन करना है। या फिर लोधा कमेटी रिपोर्ट, ये BCCI की रिपोर्ट थी। नाउ BCCI इज़ अ प्राइवेट बॉडी, इसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपको यू विल हैव टू फॉलो द लोधा कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, अगेन अ ब्रीच ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन। फिर आता है सोशल रिवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें दिस जुडिशरी बिगिंस टेकिंग सोशल कॉजेज, ट्रिपल तलाक हो गया, साबरीमाला हो गया, जुडिशल रिफॉर्म्स हो गए। ठीक है, रिफॉर्म्स ज़्यादा होने लग गए इसमें। तो ये था आपका जुडिशरी का फंक्शन का एवोल्यूशन, बेसिकली फ्रॉम पैसिव टू मोर एक्टिव रोल। और ये आपको इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट लाइन नहीं है कि इस ईयर से ये शुरू हुआ, बट इट्स एन एवोल्यूशन दैट कैन बी सीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर रीजंस क्या क्या हैं, देखो या इम्पोर्टेंस क्या है। हमने ऊपर पढ़ा सोर्सेज क्या क्या थे, सेम सोर्सेज हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन 13 हो गया, 226 हो गया, 136 हो गया, 142 भी डाल दो इसमें। PIL, अब PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, PIL का मतलब कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एक केस फाइल कर सकता है इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर पीपल हु आर आउटसाइड द रीच ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। बट बेसिकली दिस गिव्स सिविल सोसाइटी पावर ऑफ जुडिशरी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन।
क्योंकि अगर आप देखो सिविल सोसाइटी के पास ऐसा कुछ है नहीं उनके पास, ठीक है, कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाए, बट थ्रू जुडिशरी उनके पास एक रियल चांस बनता है कि हाँ जुडिशरी के पास हम पेटिशन फाइल करेंगे, देन जुडिशरी विल टेक प्रोएक्टिव एक्शन फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो PIL भी हो जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी भी देख लिया, चेक्स एंड बैलेंसेस देख लिया, तो ये तो सोर्सेज हैं, ठीक है। फिर क्या इंपॉर्टेंस है जुडिशियल एक्टिविज्म का, कंप्लीमेंटिंग द लेजिस्लेचर। तो जो लेजिस्लेटिव बॉडी है दीज आर बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, और टेम्परेरी नेचर होता है इनकी पावर का। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और हर स्टेट में तो होते रहते हैं इलेक्शन, तो दे हैव टू गो बैक टू द पब्लिक, और इस वजह से पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं उनके, दे कैन नॉट टेक हार्ड डिसीजंस, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट इसका वो है कि इट कम्प्लीमेंट्स द लेजिस्लेचर। द सेकेंड थिंग इज ये जब लेजिस्लेटिव वैक्यूम होता है कुछ चीज़ों में कोई लॉ नहीं बना है, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स के लिए या उन केसेस में जुडिशरी स्टेप्स है। इसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे फेमस एग्जांपल है विशाखा गाइडलाइंस इन प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में गाइडलाइंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस आई थी, ठीक है, और ये जो गाइडलाइंस है इज़ नाउ करेंटली यूज्ड इन मैनी कंपनीज और कॉरपोरेट्स, कि ये गाइडलाइंस हम इसको यूज़ करेंगे। ये आई कैसे थी? बाय जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई लॉ नहीं था, तो जुडिशरी ने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली कि हम बनाएंगे लॉ। मेक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक PIL यूजफुल फॉर वर्किंग ऑफ सिविल सोसाइटीज, जैसे ऊपर बोला था हमने, ठीक है। सिविल सोसाइटीज को अगर इम्पैक्ट करना है तो देर आर वेरी फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल टू दम, लेकिन PIL बिकम्स अ वेरी इफेक्टिव वन। फिर चैलेंजेस क्या हैं ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म या ओवररीच के? सबसे पहले डाइल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर। अब जुडिशरी बिगिंस टेकिंग लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है। बहुत सारे लॉज पार्लियामेंट से पास होते हैं बट जुडिशरी उसको स्कॉच डाउन कर देती है। फॉर एग्जांपल NJAC एक्ट, ठीक है। तो इट डाइल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि लेजिस्लेटिव एक्शन या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन को रिप्लेस कर दिया जुडिशरी ने। अ नॉन इलेक्टेड बॉडी विद नो अकाउंटेबिलिटी, अगेन इट्स अ नॉन इलेक्टेड बॉडी बट ओवरराइड्स एन इलेक्टेड बॉडी, okay, not good for democracy. Reduces the trust in parliament and legislature. Policy uncertainty. Again, अगर आपने लोकसभा वगैरह में या लोकसभा और राज्यसभा से पास होते हुए कोई बिल लाया, बट एंड इट वाज योर प्रॉमिस, राइट, प्रॉमिस कि हम ऐसा करेंगे, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्क्वॉश डाउन कर दिया, देन देर इज़ पॉलिसी अनसर्टेनिटी, ठीक है। इस वजह से रिड्यूसेस द ट्रस्ट इन द पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल पार्टीज। अगेन तो ये बड़ा पॉइंट है कि डाइल्यूट द सेपरेशन ऑफ पावर। दूसरा, इंक्रीजेस बर्डन ऑन जुडिशरी, पेंडिंग केसेस हो गए और लेस जजेस अवेलेबल फॉर इम्पोर्टेंट केसेस, ठीक है। नास फाउंडेशन केस का एग्जांपल दे देना इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए 5 जज बेंच इंपॉर्टेंट है, बाकी केसेस के लिए 3 जज बेंच। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि 2 जज बेंच बहुत इंपॉर्टेंट केसेस पे क्या कहते हैं जजमेंट दे रही है, और ये 2 जज के पास ऑटोमेटिकली इतनी पावर आ जाती है कि दे डिसाइड द फ्यूचर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर फ्यूचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फ्यूचर ऑफ लाइव्स ऑफ मैनी पीपल। तो ये पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट बिटवीन 5 जजेस।
तीसरा है डाइल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर कंसर्न, क्योंकि इतने जजेस है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है, राइट। डाइल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर, ये हमने देख लिया, रिपीट हो गया पॉइंट। चौथा है लैक ऑफ एक्सपर्टीज़, ये भी ऊपर देखा हमने। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ रूलिंग को इन्होंने कंसिडर नहीं करा। फायर क्रैकर बैन फॉर एग्जांपल, कैंसिलेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस 2000 जो पहला डिकेड था 2000s में लाइसेंस कैंसिल कर दिए 2G के, ठीक है। इससे कंपनी को बहुत लॉस हुआ, कंपनी का लॉस हुआ प्लस पॉलिसी अनसर्टेनिटी आई, ठीक है। इसकी वजह से टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत कम होने लगा, ठीक है। तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स डाउन द लाइन। और इसमें फिर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन भी नहीं ले सकते, जुडिशरी की कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, ओके। अगर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कोई आर्बिट्रेरी एक्शन लेते हैं तो आप जुडिशरी के पास जा सकते हो। जुडिशरी जब बेकार काम करना शुरू कर देती है तो आप किसके पास जाओगे, ओके। तो ये था जुडिशल ओवररीच। हमने क्या क्या पढ़ा, जुडिशल रिव्यू पढ़ा, सोर्सेस पढ़े, इंपॉर्टेंस पढ़ा, चैलेंजेस पढ़े, कंक्लूजन पढ़ा। सिमिलरली जुडिशल एक्टिविज्म, ठीक है। जब भी आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख रहे हो ना तो उसे जुडिशल एक्टिविज्म समझना, और जब भी आप नेगेटिव पॉइंट्स लिख रहे हो तो जुडिशल ओवररीच समझना, ओके। और वे फॉरवर्ड क्या है, देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन एक्टिविज्म एंड ओवररीच which the judiciary must adhere to in order to maintain the credibility of the three institution। तो ये हो गया आपका वे फॉरवर्ड, ओके। जुडिशल रीच, रिव्यू एंड जुडिशल ओवररीच। थैंक यू।